ये सारी चीजें जल्दी जल्दी खत्म करो क्योंकि बाकी की फिजिक्स और पढ़नी है। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए बेटा, सबट्रैक्शन का बेसिक मतलब आप हमेशा याद रखिए कि अगर किसी भी क्वांटिटी को सबट्रैक्ट करना है तो द क्वांटिटी विच इज टू बी सबट्रैक्टेड, उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शिफर, अगर मैं आपसे कहूं कि यू हैव टू सबट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, सबट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, तो बी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है बी को ए में से, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, जिस क्वांटिटी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उस क्वांटिटी का हम साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने का मतलब कि अगर वो क्वांटिटी विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड अगर वो पॉजिटिव है तो उसको हम निगेटिव बना देंगे, ठीक है, टू सब्ट्रैक्ट। और अगर वो निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव बना देंगे। तो यहाँ पर बी कैसा है, तो बी पॉजिटिव है, राइट। तो अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं करूंगा ए माइनस ऑफ बी, ठीक है। अगर माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना होता फ्रॉम ए तो क्या करते, तो हम लिखते ए माइनस ऑफ माइनस बी, मतलब ए प्लस बी हो जाता। हाँ, तो ए प्लस बी हो जाता। तो इसी तरह से बच्चे, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वन वेक्टर फ्रॉम अनदर, दो वेक्टर्स हैं और किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो उस केस में क्या करते हैं, तो फिर से वही तरीका कि द वेक्टर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, उसको हम अगर पॉजिटिव है तो उसको हम निगेटिव कर लेते हैं, और अगर वो निगेटिव है तो उसको हम कैसा कर देते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आप किसी भी दो क्वांटिटी को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है बेसिकली आप उस दो क्वांटिटी को ऐड ही कर रहे हो। देखो शिफत, कंफ्यूज नहीं होना, सब्ट्रैक्शन का दूसरा मतलब है कि यू आर एडिंग द क्वांटिटी। द ओनली डिफरेंस इज कि आप जिस दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो उसमें से एक क्वांटिटी का आप साइन चेंज कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव हो तो निगेटिव बना देंगे, और अगर वो निगेटिव है तो पॉजिटिव बना देंगे। तो अब बच्चे, अगर आपसे मैंने ये बोला कि ये एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज अ वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज वेक्टर ए, और ये दूसरा वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इसका नाम है वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। अब मुझे बोला मैं करना क्या चाहता हूं, आई वांट टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है मैं उसको निगेटिव करूंगा। अब वेक्टर को निगेटिव करने का क्या मतलब है, वेक्टर को निगेटिव करने का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ शिफत कि इधर ये वेक्टर पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो ये वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो वेक्टर को वेक्टर का साइन चेंज करने का मतलब है कि वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए तो उसके साथ जो पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर बी का हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। बी वेक्टर पॉजिटिव है तो उसे हमें निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो निगेटिव बनाने के लिए व्हाट वी विल डू, विल टेक बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये आपने ये ले लिया बी, ठीक है, तो ये वेक्टर निगेटिव हो गया। अब ये जो निगेटिव वेक्टर आया आपका, ये वाला निगेटिव ऑफ बी, और ये जो ए है, अब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक। इन दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। समझ में आ रही है बात कुछ कुछ। मतलब यू आर अल्टीमेटली स्टिल यू आर एडिंग द टू वेक्टर्स। अभी भी आप क्या कर रहे हो, अभी भी आप दो वेक्टर को ऐड ही कर रहे हो, बट यहां पर ऐड करने का तरीका क्या है कि द वेक्टर विच यू आर एडिंग, आपने पहले उसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया है और उसके बाद फिर उसको ऐड कर रहे हो दूसरे वाले के साथ, समझे आप। ठीक है, तो इसका रिजल्ट देखो कैसे लिखोगे। तो एडिशन में आपको मालूम है, एडिशन में कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर होता है वो आप लिखते हो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा। शिफत, यहाँ पर द वेक्टर विच इज एडेड, मतलब सब्ट्रैक्शन का दूसरा मतलब एडिशन ही है। तो जिस दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है या 180 माइनस थीटा है शिफत? 180 माइनस थीटा।
वेरी गुड, 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी, ये अल्फा जो भी बन रहा है यहाँ पर, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन होगी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin 180 माइनस थीटा, थीटा नहीं 180 माइनस थीटा, और sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो b sin 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos 180 माइनस थीटा, ठीक है। इस चीज को आप फाइनली ऐसे लिख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा, बिकॉज sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस ऑफ b cos थीटा। ये आपके डायरेक्शन का फॉर्मूला है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, और ये आपके ये वाला मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक। लिख लिया आपने? बस 1 मिनट। ठीक है। हो गया? हाँ हो गया। ये एक वेक्टर है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड 2 है, ये फोर्स का वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है। और दूसरा ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 4 न्यूटन है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, लेट दैट एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। आपसे ये बोला जा रहा है सब्ट्रैक्ट, या आपको बोला जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ इसको ऐसे लिख लो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ नहीं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, and also find its direction. करिए। पहले तो इसको अपन कुछ करेंगे। -4n पूरा हुआ 180 माइनस 30। कासिफ क्या कर रहे हो ये?
तुमने उससे मारा होगा तभी उससे मार रही है। ये हो गया 150 और ये अल्फा। हाँ अगर मैं रिजल्ट आएगा 500, मेरा ए स्क्वायर है हमारा 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर पे हमारा 4 माइनस 4। ठीक है ये फिर हम इसको लिखेंगे -2 ए बी क्या होगा 4 into -4 into 2 cos 150 degree। cos 150 कितना होता है 4 plus 16 plus so cos 150 डिग्री कितना होता है cos 150 डिग्री को लिखने का तरीका ये है कि cos 90 plus 60 और 90 plus 60 आप लिखिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा sin of 60। sin of 60 ठीक। Sixteen 4 देखिए आपने पता नहीं cos 90 plus 60 क्यों कर रहा। सर सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये वाला वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है ना, वी हैव टू फाइंड द। मैंने ये नहीं बोला कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप एक बात जान लो कि आपको बेसिकली मान लो कि इस बी को 4 न्यूटन को 2 न्यूटन में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है शिफत। हाँ तो अगर मैं 4 न्यूटन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 2 न्यूटन में से, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा सीधा सीधा 150 cos 180 माइनस ऑफ 30 डिग्री, राइट हाँ है ना, cos 180 माइनस ऑफ 30 डिग्री। तो cos 180 माइनस ऑफ 30 डिग्री अगर हम करते हैं तो हमारा देखो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज 4 प्लस ऑफ 16 प्लस ऑफ 2 into 2 into 4 into cos 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है। तो हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 4 प्लस ऑफ 16 is 20 प्लस ऑफ 2 2 is 4 4 16 और cos 180 माइनस 30 is माइनस cos 30। हाँ तो यहाँ पर माइनस लगा सकता हूँ cos of 30, ठीक है सर। हाँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू 20 माइनस ऑफ 16 और cos 30 इज इक्वल टू √3/2। तो ये हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 8√3, तो अंडर रूट 20 माइनस ऑफ 8√3, बहुत गंदा सा रिजल्ट आएगा। √3 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.73, तो उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और 20 में से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी। और इसकी जब डायरेक्शन आप निकालेंगे तो डायरेक्शन विल बी रिटन एज tan इनवर्स b sin थीटा, ठीक है। अच्छा ये 180 माइनस थीटा है, तो थीटा तो यही है ना, हाँ ठीक है। भले ये आप जो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए एंगल यूज कर रहे हो दैट शुड बी 180 माइनस ऑफ थीटा, ठीक है। मगर थीटा तो वही है, आप या तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो शिफत कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, हमें मालूम है सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा होगा, ठीक है। थीटा की जगह ये वाला वैल्यू उठा के रख दो सीधा, या 180 माइनस थीटा भी लिखोगे तो वही तो आ रहा है अल्टीमेटली cos ऑफ 30 तो आ रहा है माइनस cos 30, समझ रही हैं आप, हाँ हाँ है ना। तो b sin थीटा तो आप लिखेंगे 4 sin ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय a माइनस b, a की वैल्यू 2 माइनस ऑफ 4 cos ऑफ 30 डिग्री, ठीक।
ठीक है सर। ठीक है, तो मतलब वो 2 में a माइनस बी किया था ना तो 2 को पहले लिया था मैंने। कोई बात नहीं, ठीक है, वो मेरे से वो गलती हुई है, मुझे पूरा लिखना चाहिए था विच वेक्टर वी हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम विच ऑफ द टू। Yeah. लेकिन चलो नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल for which magnitude of sum of two vectors and difference of two vectors are equal। ठीक है शिवत, आपको वो एंगल बताना है जिस एंगल पे अगर मैं कोई भी दो वेक्टर ले लूं, कोई भी दो वेक्टर उसकी कुछ भी वैल्यू हो, तो आपको बताना है कि एंगल, आपको बताना है कि एट व्हाट एंगल शुड वी प्लेस द टू वेक्टर्स सो दैट कि दोनों का जो सम है, वेक्टर को ऐड करूं तो जो जितना रिजल्ट आएगा, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूं तो भी उतना ही रिजल्ट आएगा। तो ऐसा किस एंगल पे होगा, एट व्हाट एंगल द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स विल बी इक्वल। कर सकती हैं? ट्राई करती हूँ। करिए जरा सा। देखिए पहली बात तो ये कि आप ऐसा मान लो कि दो वेक्टर्स आर ए एंड बी। ठीक है, तो आपसे कहता है हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। तो अगर आप दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ टू ए बी कॉस थीटा। और दोनों वेक्टर के बीच का दोनों अगर को आप डिफरेंस निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए बी कॉस थीटा, ये तो लिखेंगे। और ये दोनों आपस में इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दोस टू वेक्टर्स आर इक्वल। अब देखो इन दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं शिफत, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इस वाले टर्म को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 बाई 4ab विल बी 0, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। 90। समझे? हाँ, एक मिनट में इसको सॉल्व भी करती हूँ। भाई सीधी सी बात है, cos की वैल्यू 0 कितने एंगल पे होती है, तो 90 डिग्री पे होती है, तो इससे cos 90 आ जाएगा यहाँ पर। हो गया।
अच्छा, इसमें लॉजिकली भी आप सोच सकते थे ना कि ए हाँ स्क्वायर मैंने प्लस नहीं बी किया था, स्क्वायर। तो ही कर दिया था, बस मैं उसको सॉल्व कर रही थी। अच्छा, लॉजिकली समझो, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पर है, ये प्लस 2ab cos माइनस थीटा है, टू ये माइनस 2ab cos थीटा है। मतलब अगर ये थीटा वाला टर्म जीरो हो जाए पूरा का पूरा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो और थीटा का पूरा टर्म जीरो कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू जीरो तब होगी जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो ये वाला पोर्शन भी जीरो हो गया और ये वाला पोर्शन भी जीरो हो गया, तो दोनों पोर्शन जीरो हो गए, तो बचेगा क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एडिशन में भी यही बचेगा और सब्ट्रैक्शन में भी क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चाहे आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों केस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री पर द सम ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है सर? ठीक है सर। ओके, मूविंग ऑन। तब देखिए, आपको एडिशन पता है, सब्ट्रैक्शन पता है वेक्टर्स का। आप लास्ट पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, बट ये मल्टीप्लीकेशन में टाइम टू टाइम सिखाऊंगा। जैसे मतलब इस मल्टीप्लीकेशन में दो तरह के से हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर्स को, एक को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको मैं जब जहां रिक्वायरमेंट है वहां सिखाऊंगा। जैसे डॉट प्रोडक्ट मैं आपको सिखाऊंगा वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, वर्क पावर एनर्जी जैसे भी कह लो आप उस चैप्टर को। उसमें हम उससे पहले डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे, और जब हम रोटेशन पढ़ने वाले होंगे तो रोटेशन के बीच में या रोटेशन से पहले जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे, तो जिसका जो रिक्वायरमेंट है, जहां रिक्वायरमेंट है उसी पे बात करेंगे और उसी उसी वक्त हम उसकी चीजों को देखेंगे, चाहे डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो। क्लियर? बट अभी जितना हमें वेक्टर्स को यूज करना था काइनेमेटिक्स में, या जितना भी यूज होना है आगे लॉज ऑफ मोशन या इस तरह की चीजों में, उतना मैंने आपको वेक्टर अभी समझा दिया है। क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन और वेक्टर का रिजोल्यूशन। क्या आप वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हो ये कल बताया था, और रिजोल्व करने से क्या बेनिफिट होगा? तो रिजोल्व करने का एक बेनिफिट है कि हम एडिशन कर सकते हैं ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स बाय द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, है ना? कल हमने ये सीखा था, राइट? तो हम ये इतनी चीजें जानते हैं सर। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स में कुछ चीजें आती होंगी आपको, कुछ चीजें नहीं आती होंगी, कुछ मैं फॉर्मूला याद दिलाऊंगा पहले। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें वी टॉक अबाउट द रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडी, बट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज फॉर रेस्ट एंड मोशन। मतलब हम इस वाले पार्ट में वी टॉक अबाउट द स्टेशनरी बॉडी, मतलब बॉडी विच इज एट रेस्ट या बॉडी विच इज इन मोशन, हम उस पर बात करते हैं, बट हम इस कॉज पे बात नहीं करते कि व्हाट इज द कॉज दैट ब्रिंग्स द बॉडी इनटू रेस्ट, या व्हाट इज द कॉज दैट स्टार्ट्स मूविंग द बॉडी। हम इस पे बात नहीं करते। अल्टीमेटली मतलब उसका ये है कि वी डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट द फोर्स, बट वी टॉक थिंग्स अबाउट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, राइट? तो इस पार्ट को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। और अगर कोई फिजिक्स का वो पार्ट जिसमें we even include the cause, that means we even include the force, that part is called as dynamics. डायनेमिक्स, ठीक। और kinematics plus dynamics taken together is known as mechanics. मैकेनिक्स, ठीक है, तो खैर तो कुछ भी हो। अब देखिए काइनेमेटिक्स में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें हैं सर, क्या क्या बातें हैं। तो सर बेसिक बेसिक फॉर्मूला मैं जल्दी जल्दी याद दिलाऊंगा, क्योंकि उसको बार बार पूरा करने लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको एक एक बात समझाऊं कि डिस्टेंस का क्या मतलब, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब, मुझे मालूम है कि आपको आता है। ठीक है, तो हाँ डिस्टेंस का डिस्टेंस, मतलब है कि टोटल पाथ कवर्ड, राइट? तो वन बाय वन चीजों को हम बात कर लेते हैं। डिस्टेंस का मतलब हो गया सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ कवर्ड। आप जैसे पाथ पे जा रहे हो उस पूरे पाथ लेंथ को आप ऐड करते जाओ, टोटल कैलकुलेट कर लो, तो दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ कवर्ड। कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ हो सकता है,
दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को ना हम और भी कई तरीके से चीजों को बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, मैं आपसे कहूं कि कोई पार्टिकल यहाँ पर है और कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। पार्टिकल किसी पोजीशन पर है और कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। मान लो ये पोजीशन है इसकी एक्स आई और कुछ टाइम के बाद वो एक्स एफ दूसरे कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाता है। क्लियर? क्लियर बेटे? तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम करेंगे क्या? तो डिस्प्लेसमेंट में ये कह सकता हूँ कि पार्टिकल इनिशियल पोजीशन एक्स आई पे था, फाइनल पोजीशन एक्स एफ पे चला गया, तो ये जो चेंज आया, पोजीशन का चेंज, व्हेन पार्टिकल गोज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, तो व्हाटएवर इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, दैट इज बेसिकली इट्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप क्या लिख सकते हैं? x फाइनल माइनस ऑफ x इनिशियल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक तरीका है। ये इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट को मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि सिंपली द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता होगा कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना? दूसरी बात आपको ये भी पता होगी, पाथ चाहे जैसा भी हो, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू make sure that you join the initial position and the final position by a straight line. आप इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को क्या कर दें? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें। अगर आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे तो द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है? चाहे पाथ जैसा भी हो। मान लो कि सर पाथ ऐसा 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 कुछ है, तो अभी आपने कुछ नहीं करना। आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपको इस दोनों को ज्वाइन कर देना बाय स्ट्रेट लाइन। किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया और उसे स्ट्रेट लाइन की वैल्यू निकाल लिया तो दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर? एंड यू नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब सुनिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। देखो मैं आपको अगर बातें समझ आई हो तो एक छोटे से क्वेश्चन में लिखिए, अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, starting from here. a man starting from his house covers Covers 40 kilometer 40 40 kilometers towards north. towards north. Then he takes sharp turn And then he takes sharp turn sharp turn towards east towards east and covers 40 kilometer again. and covers 40 kilometers again. ठीक है? Finally he takes sharp turn Finally, he takes sharp turn towards south. Finally he takes sharp turn towards south and covers and towards 20 kilometer and stops. 20 kilometers And stops. and stops. Find his displacement. His displacement. Yeah.
ये ठीक है। बेस 40 so 60 kilometers. How much you are getting? 60 kilometers. 60. कुछ गलत कर दिया आपने, देखिए. Man started from his house and goes 40 kilometer towards north, right? तो अगर आप उस मैन के हाउस को अगर आप ओरिजिन की तरह ट्रीट कर लें, ओरिजिन मान लें, द पोजीशन फ्रॉम वेयर ही हैज स्टार्टेड, ठीक है, तो उसको अगर आप ओरिजिन मान लें, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक डायरेक्शन कोऑर्डिनेट आपको दिखा देता हूँ कि मान ली ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ऐसा ही कुछ होता है. अब देखो बेटा, उसके घर को आप ओरिजिन मान लो, तो अपने घर से वो चला और चल के 40 किलोमीटर गया, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं 40 किलोमीटर होगा, मान लिया जाए दिस इज 40 किलोमीटर. उसके बाद ही टेक्स अ शार्प टर्न टुवर्ड्स ईस्ट. शार्प टर्न का मतलब है कि ही टेक्स अ टर्न परपेंडिकुलरली. शार्प का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर टर्न लिया उसने, तो परपेंडिकुलर टर्न लिया है उसने टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब इधर गया, एंड अगेन ही कवर्स 40 किलोमीटर. ठीक है बच्चे. उसके बाद अगेन ही टेक्स अ शार्प टर्न टुवर्ड्स साउथ एंड कवर्स 20 किलोमीटर. तो इसका मतलब क्या होगा, ये वो यहाँ से आया ऐसे ऐसे और यहाँ पर आके पहुंचेगा. ठीक है, तो ये वाला कितना, दिस इज 20 किलोमीटर. आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट. तो अभी मैंने क्या सिखाया था कि आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर लो. So if you join this initial and final position, so this will be the straight line, right? Now we are supposed to find the length of this straight line. इस straight line की length निकालना है. तो इस straight line की अगर आप length निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? सेंटर्स को नीचे कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज निकालना होगा ना, ट्रायंगल. बिल्कुल. तो अगर हम इसको नीचे कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा. 20 हो गया, नीचे 40 हो गया. बहुत बढ़िया. ये 40 हो गया. ये हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, which is obviously the displacement. तो हाइपोटेन्यूज अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर. 20 का स्क्वायर इज 400, 40 का स्क्वायर इज 1600. मतलब मेरे हिसाब से तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू √2000 आ रही. समझी? हाँ. √2000 कैसे निकालेंगे सर? √2000 निकालने का एक तो तरीका ये है कि आप उसको √2000 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा. तो एक तो सिंपल सी बात है कि 2000 का आप उसको HCF निकाल लें, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 2000 को बच्चे में 100 into 20 लिख सकता हूँ शिफत. 100 into 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 20, और 10 स्क्वायर को अगर मैं रूट से बाहर निकालूं, तो रूट से अगर बाहर निकालोगे आप स्क्वायर वाले टर्म को, तो 10 हो जाएगा. 10√20 ऐसे लिख सकते हैं. समझी? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आपने ये बात ऑब्जर्व कर लिया कि जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो वी बेसिकली, एक मिनट
ठीक है, तो आपको पता चल गया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कभी भी निकालना है तो आप बेसिकली क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करेंगे बाय अ स्ट्रेट लाइन, और फिर उस स्ट्रेट लाइन की मैग्नीट्यूड आप पता करेंगे बाय सम ज्योमेट्री या सम ट्रिग्नोमेट्री, जो भी मैथमेटिकल फॉर्म वहां पर अप्लाई हो रहा हो उसको यूज करेंगे। क्लियर? मूविंग ऑन Clear. बेटा, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो छोटी सी बात हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत बच्चों वाली बात। अब आगे बात करें तो देखिए बेटा, इसके बाद आती है बात स्पीड, है ना, स्पीड। अब आपको स्पीड पता होगा, स्पीड का मतलब होता है, स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट शिफर? डिस्टेंस Yes, अपॉन sir. टाइम मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और आपको कितना टाइम लगा टू कवर दैट डिस्टेंस इज बेसिकली कॉल्ड एज योर स्पीड। यूनिट होती है इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, राइट? अच्छा, ये तो हो गया स्पीड, किसी भी इंटरवल की स्पीड, किसी भी लेंथ की स्पीड हो गई है। इसी में एक चीज आती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है? तो एवरेज स्पीड का बेसिक मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Total. ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? सिर्फ स्पीड का फॉर्मूला लिखा और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? स्पीड का फॉर्मूला का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि पहला डिस्टेंस मैंने d1 ट्रैवल किया, दूसरा डिस्टेंस आई हैव ट्रैवल्ड इन d2, मुझे टाइम लगा है t1 और यहां से यहां टाइम लगा है t2, ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है बेटे? तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज योर स्पीड बिटवीन ए एंड बी, तो ए से बी की जो स्पीड होगी मेरी वो लिखी जाएगी d1 अपॉन t1, और बी से सी की जो स्पीड लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी, d2 अपॉन t2। ठीक है, तो ये इंटरवल की स्पीड हो गई, मतलब स्पीड फ्रॉम ए टू बी एंड देन स्पीड फ्रॉम बी टू सी। B. अगर मुझसे इसी में कोई पूछ ले कि व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस दैट आई हैव ट्रैवल्ड divided by total time that I have taken to travel this total distance to t1 plus t2, right? So this is basically the average speed। इसका मतलब एवरेज स्पीड अगर आपको कभी भी निकालना है तो आपको बेसिकली दो चीजें चाहिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो आपको एवरेज स्पीड आएगा। अगर आपको टोटल डिस्टेंस नहीं पता है तो यू विल हैव टू फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस। अगर आपको टोटल टाइम नहीं पता है तो यू विल हैव टू फाइंड आउट टोटल टाइम, देन यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। जैसे ये फॉर्मूला आपको लिख लिया होगा शायद आपने। हाँ. ठीक है, अब जैसे आपको एवरेज स्पीड निकालने को मैं कहूं और मैं जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, बेसिकली फॉर्मूला ही है जो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा इससे। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि बेटे मैं यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने x और मुझे टाइम लगा u, फिर मैंने x डिस्टेंस ट्रेवल किया और मुझे टाइम लगा v। क्लियर? यहां पर मैंने आपको स्पीड्स बताया है ना, मतलब आपका जो स्पीड है फ्रॉम दिस a टू b इज u एंड फ्रॉम b टू c इज v। यहाँ पर मैंने टाइम आपको नहीं दिया, इंस्टेड मैंने आपको स्पीड दे दिया। अब मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या है? ठीक है, एवरेज स्पीड मुझे निकालना है एंड मैंने आपको यहाँ पर इंटरवल्स में स्पीड दिया है, मैंने आपको टाइम नहीं दिया। तो पहला स्टेप क्या होगा शिफात? हमें Time मालूम है कि निकालना. हाँ, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज वी विल हैव टू फाइंड आउट द टाइम फर्स्ट। अगर आप टाइम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? तो देखो आपको मालूम है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को आप क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Speed. हाँ. ठीक है, तो टाइम फ्रॉम ए टू बी विल बी रिटन एज इक्वल टू एक्स बाई यू, और टाइम फ्रॉम बी टू सी विल बी सिंपली रिटन एज इक्वल टू एक्स बाई वी। ये Maybe. आपका टाइम आ गया है ना। तो अब आप लिखेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विच इज इक्वल टू एक्स बाई यू प्लस ऑफ एक्स बाई वी। X. सॉरी मैंने गलती किया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 2x। क्लियर है बेटे? हाँ. तो ये आप लिख सकते हैं 2x, x इसमें से कॉमन निकाल लो तो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई x से x कैंसिल हो जाएगा, तो v एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 2, और ये एलसीएम ले लो तो दिस विल बी uv, V. और यहाँ आ जाएगा v प्लस ऑफ u, हाँ. तो ट्वाइस ऑफ uv डिवाइडेड बाय v प्लस ऑफ u। हाँ. दिस इज योर एवरेज स्पीड। ठीक. नोट कर लिया आपने? एक मिनट.
हाँ हो गया। क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखिए बेटा। क्वेश्चन में लिखिए अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट Particle starting from rest covers half of total distance covers half of total distance total distance with a speed v naught. with the speed v naught. ठीक है, and rest half of the distance And rest half of distance it covers in two parts covers in two parts with a speed v1 v1 for some time for some time and with a speed v2 for the same time and with the speed v2 for the same time. Calculate its average speed. Average लिख लिया आपने? हाँ Okay, first I'll explain you the question, then you will attempt for this, है ना? पहले आप समझो क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आपसे ये बोला क्वेश्चन में ये कि सर अ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट या जो भी है कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। पहली बात तो ये समझो श्रीपद कि आपको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है बेटा, ठीक है? तो मतलब योर फाइनल आंसर कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो, ठीक है? अब आपसे कहता है कि मान लो इसकी टोटल डिस्टेंस कुछ भी होगी, लेट्स से आई एम सेइंग कि टोटल डिस्टेंस इज डी, मान लेते हैं, ऐसा मान लिया। तो इफ द टोटल डिस्टेंस इज डी, तो इसका हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस मतलब d/2 जो उसने कवर किया वो उसने कवर किया विद द स्पीड ऑफ v नॉट। डिड यू अंडरस्टैंड टिल हियर? प्लीज टेल मी। हाँ तो अब क्या बच गया? अब अनदर हाफ बच गया ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो अब आपसे ये कहता है कि इस हाफ को उसने दो पार्ट्स में कवर किया है। पहले वो चला है विद स्पीड v1 फॉर सम टाइम, मान लीजिए कि वो स्पीड v1 से चला फॉर सम टाइम t, और उसके बाद फिर वो चलता है v2 से फॉर सेम टाइम ऑफ t। v2 से चला फॉर द सेम टाइम ऑफ t। मान लो कि b से c जाने में और c से d जाने में मतलब टाइम टेकन फ्रॉम b टू c एंड टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम c टू d आर सेम। मान लो कि दैट इज इक्वल टू t, मान लो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ शिफर, from b to c the distance traveled by that particle and from c to d the distance traveled by that particle, are they same or they will be different? they can be different. Of course they will be different. Very good, because v1 and v2 are not same. Although the time is same, but v1 and v2 are not same, hence the distances will not be same. But एक बात क्लियर है कि b to c का जो टाइम है और c से d का जो टाइम है that is same, right? तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एवरेज स्पीड बताओ। तो नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द क्वेश्चन, नाउ यू नो एवरीथिंग, नाउ यू प्लीज ट्राई फॉर दिस कि व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। अब कोशिश करो।
हो पाया शिफात? कर रही हूँ सर। ठीक है, इसमें लगाऊंगी का टोटल टाइम नहीं है। टोटल डिस्टेंस टू डी अपॉन एक ये टी को एक टी नोट ले लेती टू टी चलो मिलके करते हैं बेटा। नहीं मुझे एक एक बात बताइए, अच्छा रुक जाऊं, ठीक है। अगर मैं क्या स्पीड v नॉट इनटू टी ये वन को टी डैश इसका v1 t1 more v2 t1 2 t1 v1 plus v2 सीधा डोर क्लोज कर लो। यस, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूं और आप भी समझने की कोशिश करिए। फिर से हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला गया एवरेज स्पीड। ठीक है, ठीक है। तो अगर हमसे बोला गया कि भाई एवरेज स्पीड निकालना है तो इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा बेटा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट द टोटल डिस्टेंस बी डी। ठीक है बच्चे, अब टोटल टाइम हमने निकालना है। तो टोटल टाइम अगर हमें निकालना है ए से बी तक का टोटल टाइम, तो टोटल टाइम फ्रॉम ए टू बी क्या लिखेंगे हम? डिस्टेंस ऑफ दैट ए टू बी एंड डिवाइडेड बाय द स्पीड। इसको आप डी बाई टू भी नॉट लिख सकते हो। टेल मी शिवत, एम आई राइट? यस सही करा मैंने? ओके। अब देखो एक बात समझो शिफत बाबू, यहां से बी से सी अगर टाइम टी है और सी से डी भी टाइम टी है अगर, ठीक है, तो आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ टाइम, क्योंकि ये टी भी तो अननोन है ना बेटा, ये भी तो हमें पता नहीं है, ये भी तो हम मान रहे हैं। वी आर जस्ट अज्यूमिंग दिस हैज टू बी टी। जैसे हमने डिस्टेंस को डी मान लिया है वैसे ही हमने टाइम को टी मान लिया है, बट नाइदर वी नो द डिस्टेंस नॉर वी नो दिस वैल्यू ऑफ टी। तो अगर मुझसे यहाँ से टी टाइम की बात करना है तो मैं क्या कह सकता हूँ? एक बात लेकिन कह सकता हूँ शिफा, कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस भले चाहे जो भी हो, ये मान लो कुछ हो डी1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो कुछ हो डी2, तो मुझे एक बात पता है कि दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट डी बाई टू। राइट बेटा? यस।
और यहाँ से यहाँ तक के स्पीड को मैंने v1 माना है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैंने t माना है, यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम t माना है। तो हमें एक बात मालूम है कि इफ यू नो द स्पीड एंड यू नो द टाइम, अगर आपको स्पीड पता है, आपको टाइम पता है, तो डिस्टेंस लिखने का तरीका क्या होगा? तो सिंपली डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, राइट? यस। तो क्या बेटे मैं ऐसा लिख सकता हूँ v1 मल्टीप्लाइड बाय t, जो अपने टाइम माना है, v2 मल्टीप्लाइड बाय t, और ये d1 हो गया, ये d2 हो गया, इन दोनों का सम मैं d/2 लिख सकता हूँ बेटा। हाँ पक्का ना? हाँ। इन दोनों में t कॉमन ले लूंगा तो ये v1 प्लस और v2 इज इक्वल टू d/2 लिख सकता हूँ बेटे। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 2v1 प्लस और v2। आई होप आपको मेरी यहां तक बात समझ आ गई होगी। हाँ। अब एवरेज स्पीड देखो, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपने माना हुआ है d अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब टाइम फ्रॉम a टू b, टाइम फ्रॉम b टू c एंड टाइम फ्रॉम c टू d। तो टोटल टाइम में आप लिखेंगे, पहला वाला जो टाइम है आपका वो d अपॉन 2v0 है, हाँ। ठीक है, दैट इज टाइम फ्रॉम a टू b। और टाइम फ्रॉम b टू c को आपने कितना माना हुआ है? t माना हुआ है। और टाइम फ्रॉम c टू d को भी आपने कितना माना हुआ है? टाइम फ्रॉम c टू d को भी आपने t माना हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे? d अपॉन 2v1 प्लस और v2, यही तो लिखेंगे बेटा। और ये कितनी बार है? एक बार है या एक बार है या दो बार है? दो बार है। तो वी कैन आइदर राइट इट ट्वाइस और वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट बाई 2। 2 से 2 ऐसा कर सकते हैं। हाँ, 2 से 2 कट गया, बाकी सिंप्लीफाई आप करते रहिए। तो एवरेज स्पीड की जो वैल्यू आएगी, इनफैक्ट डी से डी कट जाएगा, कॉमन ले लीजिएगा तो, है ना? तो एवरेज स्पीड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ v0, v1 प्लस ऑफ v2 ऊपर आएगा, और नीचे कितना आएगा? नीचे आ जाएगा v1 प्लस ऑफ v2 प्लस ऑफ 2v0। ठीक है, दिस विल बी योर एवरेज स्पीड। नोट करिए। शिफा समझ आ गया ना ये वाला? हाँ बिल्कुल। हो गया सर। ओके, तो ये तो अपने एवरेज स्पीड की कहानी है। एवरेज स्पीड पे आपको पता चल गया कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वट एवर भी द क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन आप जैसा भी ले लो, सिंपल टिपिकल जो भी कर लो, तो आपने करना अल्टीमेटली यही है कि यू हैव टू फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड आउट टोटल टाइम, एंड यू जस्ट हैव टू डिवाइड द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, चाहे क्वेश्चन जैसा भी हो। राइट है बेटे? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब? तो आपको मैंने डिफरेंशिएशन करते वक्त भी बताया था कि देखो बेटा, दो तरह की वैल्यूज होती है, एक होती है एवरेज वैल्यू और एक होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मैंने, आप याद करिए कि मैंने आपको रेट ऑफ चेंज में दो तरह के रेट ऑफ चेंज बताए थे, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा कहा था आपसे मैंने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में मैंने आपसे बोला था कि चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और एवरेज का मतलब है टोटल चेंज, राइट, इन अ गिवन इंटरवल। ठीक, तो इसी तरह से जो अभी हमने स्पीड निकाला उसमें वी टॉक्ड अबाउट द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। आपने टोटल डिस्टेंस लिया कुछ, और टोटल टाइम आपको पता है कि इतने टाइम में आपने इतना टोटल डिस्टेंस कवर किया है। तो दिस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस टोटल डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल टाइम, उसका मतलब है एवरेज स्पीड। But beta, having said that, average speed doesn't tells you about anything about the speed at any particular instant of time, right? मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, इट डजंट मींस कि माय स्पीड वाज 40 एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मेरी स्पीड कभी कम भी हुई हो सकती है, मेरी स्पीड कभी उससे ज्यादा भी हुई हो सकती है, डिपेंड्स, राइट? अब देखिए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि सर, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं ना मैथमेटिकल, कि मैं आपसे ये कह दूं कि सर यहाँ से यहाँ जा रहा हूं मैं,
और मैंने ये वाला डिस्टेंस कवर किया कुछ 10 किलोमीटर का, ठीक है, और मुझे यहाँ पर जो 10 किलोमीटर कवर करने में टाइम लगा वो मान लो 2 आवर्स लगा, और एंड आई हैव कवर्ड 20 किलोमीटर्स, और यहाँ पर जो मुझे टाइम लगा वो मान लेते हैं, ठीक है, वो मान लेते हैं कि 10 आवर्स लग गया, मान लो कुछ भी। तो अगर मैं मुझसे कोई पूछ ले यहाँ पर एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड मैं क्या लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस विच इज 30 डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम विच इज 12, है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपना, दिस विल बी इक्वल टू 15/6 आवर्स, ठीक है। तो ये 15/6 अगर आप कर देते हैं, दिस इज योर एवरेज स्पीड। बट सर अगर मान लो कि ए से बी पे जा रहे हैं और बी से सी गए, ठीक है, तो अगर मैं स्पीड निकालूं फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है 10/2, 10/2 5 5 आ जाएगा। तो ये 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। और बी से सी पे अगर हम जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी से सी हम जाएंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। अगर आप देखो तो ए से बी की जो स्पीड है और बी से सी की जो स्पीड है, आपको दिख रहा है कि दीज टू स्पीड्स आर डिफरेंट एंड इट इज नाइदर इक्वल टू द एवरेज वैल्यू, है ना। इसका मतलब है कि हर इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो एवरेज स्पीड के बराबर हो, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। ये भी हो सकता है कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल भी हो, ये पॉसिबल है, बट ये हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, राइट। तो अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड निकालना है, तो फॉर दैट व्हाट यू डू, you find the instantaneous value of a speed, and to find that instantaneous value of a speed you will have to take the help of differentiation, सही। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप क्या लिखते हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड यू जस्ट राइट इट एज dx by dt, समझ में आई बात, मतलब यू टेक द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं बेटे। अच्छा, समझ आई बात, हाँ, ठीक है। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विच इज इक्वल टू dx by dt। अब सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इससे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसी से मैं एक और रिलेशन निकाल रहा हूं कि dx को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं v dt, ठीक है। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, इफ आई इंटीग्रेट दिस आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x, मतलब अगर आपको कभी टोटल डिस्टेंस निकालना हो और आपको स्पीड गिवन हो एंड टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको x गिवन है, आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपको v गिवन है, आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, उस केस में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है सर। आप सबका एग्जाम हो गया, हो गया। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, इस बात को हमेशा के लिए याद रखिएगा, जो मैं आपको पहले बताऊं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर मान लो कहीं पर आपको वेलोसिटी सॉरी स्पीड आपको गिवन है, और स्पीड आपको गिवन है विच इज फंक्शन ऑफ टाइम, और ये जो जनरल चीज है ये कहीं पर भी यूज हो सकता है। अगर मान लो कि स्पीड आपको गिवन है विच इज चेंजिंग विथ टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे मैं आपसे कह दूं कि v इज इक्वल टू अल्फा टी, तो ये स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है विथ टाइम, क्या स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है विथ टाइम, जी टी पे डिपेंड कर रहा है, वो तो कांस्टेंट नहीं हुआ, कांस्टेंट नहीं हुआ, वेरिएबल है। अब इस केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस वेरिएबल स्पीड का एवरेज वैल्यू बताओ बिटवीन टी इनिशियल एंड टी फाइनल, ठीक है, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम के बीच में इसका एवरेज वैल्यू बताओ। सुनना मेरी बात, अगर कोई भी क्वांटिटी टाइम का फंक्शन हो और उसकी एवरेज निकालना है आपको, तो किसी भी क्वांटिटी अगर टाइम का फंक्शन हो तो उसका एवरेज निकालने का, ये जरूरी नहीं कि ये v ही हो तभी ये होगा, कभी भी यूज कर सकते हैं आप। इसका तरीका ये होता है कि आप इंटीग्रेशन करेंगे v dt
अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये आप करेंगे तो आपको एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन जनरल मैं ये कह सकता हूं कि इफ अ क्वांटिटी चेंजेस विथ टाइम, अगर कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसकी एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका यही है कि एक्स एवरेज कैन बी रिटन एज एक्स dt अपॉन dt। ये एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका है इफ अ क्वांटिटी चेंजेस विद टाइम। समझ आ गई बात? यस। नोट करिए इस फॉर्मूले को भी। हो गया? हो गया। चलिए तो क्वेश्चंस पे आते हैं। सर बेसिकली x मान लीजिएगा कि x इज द पोजीशन का यहाँ पर अभी मतलब डिस्टेंस के टर्म्स में हम यूज कर सकते हैं। आपसे बोला गया कि दिस इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस ऑफ 2t, ये आपके x की वैल्यू है। यू हैव टू फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। एग्जैक्टली 2 सेकेंड्स पे आपको स्पीड बताना है, तो क्या करिएगा आप? ये कौन सी स्पीड है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? ये स्पीड एवरेज होगी या इंस्टेंटेनियस होगी अगर एग्जैक्टली 2 सेकंड्स पे निकालना है? तो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस होगा। बिल्कुल। तो क्या करेंगे आप इंस्टेंटेनियस हुआ तो? मतलब वही dx by dt करूंगी ना। तो कर दीजिए जल्दी से। dx by dt करेंगे तो आपको जो dx by dt आएगा वो फाइनल रिजल्ट टाइम के टर्म्स में आएगा और टाइम में आप t की वैल्यू 2 पुट कर दीजिएगा। तो करके देख लीजिए कितना आया। आ गया सर। हाँ बेटा हो गया। कितना है आंसर? 10। ना क्या तुम्हारा भाई? v करेंगे तो dx by dt, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। हाँ t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चे 2t हाँ प्लस ऑफ 2 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1। ठीक, ये कितना आ जाएगा? 8t प्लस ऑफ 2। अब t की वैल्यू कितनी पुट करना है आपने? 2। तो 8 इंटू 2 प्लस ऑफ 2 आएगा ना, तो मेरे हिसाब से तो 18 आ रहा है।
नीचे dt में तो अच्छा वो कांस्टेंट है ना। कौन नीचे dt? मतलब t को भी डिफरेंशिएट करेंगे ना, मतलब फिर वो कांस्टेंट है तो 1 ही हो जाएगा। हाँ ठीक है। पता नहीं तुमने क्या किया, खैर ये लिख लिया आपने। हाँ चलिए एक बार फिर से करिए तो डिफरेंशिएशन है, इस बार गलती नहीं करिएगा। हाँ t क्यूब प्लस ऑफ 2t स्क्वायर प्लस ऑफ 4, फाइंड प्लस 2t v स्क्वायर। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। करिए बिना गलती किए। ठीक है। है 2 3 into 2 square plus 4 into 2 4 4 6 12 plus 8। हो गया शिफत? 20। v इज इक्वल टू dx बाई dt करेंगे तो सर ये आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस ऑफ 4t। 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये आया है, आपने करा है ऐसा? तो 3 हाँ इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे आप, प्लस ऑफ 4 इंटू 2, है ना। t में आपने 2 पुट कर दिया, t में आपने 2 पुट कर दिया, ये 12 प्लस ऑफ 8 20, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। अगर मान लो मैंने आपसे कहा है कि v इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस ऑफ 1, फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 0 से 2 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड बताना है, और याद रखो कि यहाँ पर v गिवन है ऑलरेडी, बट v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब v टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो इस केस में एवरेज निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे शिफत? इसको भी वही करेंगे, बस इसमें देखो लिमिट्स अभी, डाल देंगे ना। नहीं नहीं, अभी जो जो फॉर्मूलाज लिखे हैं आपने उसमें देखिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर अभी बताया था ना कि अगर कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी कर रही हो तो उसका एवरेज निकालने का क्या तरीका है, दिखाई दिया? इंटीग्रेशन ऑफ वीडीटी। हाँ अपॉन dt, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी अपॉन डी टी। वैसे भी इसका लॉजिक है, dt। अगर आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी कर रही हैं तो आप इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वी डी टी का इंटीग्रेशन मतलब डिस्टेंस ही तो कहलाएगा ना ये। वी डी टी का हाँ इंटीग्रेशन मतलब डिस्टेंस, और हाँ डिवाइडेड बाई डी टी कर रही हैं आप, तो डी टी का क्या हाँ मतलब हो गया, डिवाइडेड बाई टाइम। डी टी का इंटीग्रेशन करेंगी तो टाइम, और वी डी टी डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस बाई टाइम, अल्टीमेटली यही तो आया एवरेज स्पीड। इसी को तो एवरेज स्पीड हाँ कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम को। तो ये यहाँ पर बिकॉज दिस v इज वेरिंग विद टाइम, तो
तो इसलिए आप डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं लिख सकते, तो इसलिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। v एज अ फंक्शन ऑफ t आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो आपको एवरेज स्पीड पता चल जाएगा। ठीक है, तो v एवरेज की वैल्यू आप यहां पर लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4t स्क्वायर प्लस ऑफ 1 dt फ्रॉम 0 से 2 डिवाइडेड बाय dt ऑब्वियसली फ्रॉम 0 से 2। अब आपको इंटीग्रेशन में मैंने आपसे बताया था कि इफ यू हैव मोर देन वन टर्म तो यू कैन सेपरेट द टर्म्स। तो अगर आप टर्म्स को सेपरेट करिएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकती हैं, 4t स्क्वायर dt प्लस 1 इंटू dt विल बी सिंपली dt डिवाइडेड बाई कितना, dt, ये लिख सकती है ना, 0 से 2 0 से 2 हाँ। आप लिमिट्स पुट करते रहिए। अब बच्चे यहां पर इस फर्स्ट इंटीग्रल वाले पार्ट में 4 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? 4 तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को आप हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिएगा। हाँ। ठीक है, और आप इंटीग्रेट किसको करिएगा, टी स्क्वायर dt को। हाँ। टी स्क्वायर dt को इंटीग्रेशन करेंगे, और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब t टू द पावर n अगर इसका इंटीग्रेशन कर रही हैं आप, t टू प्लस द पावर n dt है ना, तो इसका हाँ। इंटीग्रेशन आएगा t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, t टू द पावर 3 अपॉन 3 फ्रॉम 0 से 2 प्लस ऑफ dt का इंटीग्रेशन कीजिएगा सीधा सीधा t फ्रॉम 0 से 2 डिवाइडेड बाय नीचे dt का इंटीग्रेशन कीजिएगा, फिर से वो t कहां से कहां तक, 0 से 2, 0 से 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/3। इस 2 का क्यूब, 2 को आप पुट करेंगे ना यहाँ पर, तो हाँ। 2 का क्यूब कितना आएगा, 8, और लोअर लिमिट पुट करिएगा तो 0 हो जाएगा वो, प्लस यहाँ पर आप 2 पुट करेंगे, माइनस ऑफ 0 तो 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 पुट करिए, माइनस ऑफ 0 इज 2। अब सॉल्व कर लीजिए। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है बेटा कि आपको जब भी कोई भी क्वांटिटी अगर वो दी गिवन हो और वो क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी कर रही हो, इफ एनी क्वांटिटी वेरीज विद टाइम, इफ अ क्वांटिटी वेरीज विथ टाइम, तो हमेशा याद रखिए कि उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी, वो एवरेज वैल्यू लिखने का तरीका यही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ दैट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। राइट बेटे? राइट। आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दूं? यस। ठीक है, तो ये तो छोटे सा पॉइंट है स्पीड के बारे में, है ना। हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कंसीडर करेंगे, बट पहले उससे वेलोसिटी भी समझ लें, एक्सेलरेशन भी समझ लें, उसके बाद फिर और भी फॉर्मेट हो सकते हैं क्वेश्चन के जो हम कंसीडर करेंगे। अभी जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ वो तो 11th के लेवल की है ना, एंट्रेंस लेवल पे अभी पहुंचेंगे, बट आफ्टर डिस्कसिंग दिस वेलोसिटी एज वेल एज दिस एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी के बारे में आपको पता है बेटा, वेलोसिटी बेसिक बेसिक बातें, बिल्कुल बच्चों वाली बातें। वेलोसिटी क्या होता है, तो आपको बचपन से पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, बोलते चलो शिफा, टाइम। बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को अपन कैसे लिख सकते हैं? अगर मुझसे ये बोला जाए बेटा कि मैं यहाँ पर था, दिस इज माय इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन, और मुझे यहाँ से यहाँ आने में टाइम लग गया, मान लो टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मी टू कम फ्रॉम दिस पोजीशन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन बी इज डेल्टा टी, मान लेते हैं। तो बच्चा मेरा, क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो है बेटे अभी बताया था, एक्स फाइनल माइनस ऑफ एक्स इनिशियल, शिफत, इसको मैं डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ। डेल्टा मैंने बोला होगा बेटा कि डेल्टा अगर मैं कहीं पर भी लिख दूं तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है, तो डेल्टा एक्स लिख सकता हूं इसको। इसका मतलब बच्चे मेरे बेटे, वेलोसिटी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज सिंपली द चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, वे डेल्टा एक्स का मतलब होगा एक्स फाइनल माइनस ऑफ एक्स इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनली पार्टिकल कहां पर है और इनिशियली पार्टिकल कहां पर था, दैट इज द चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, राइट। तो फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन। इसी तरह से इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाए तो क्या करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सर हम dx by dt करेंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत? वही सारा फॉर्मूला वही रिपीट होगा। अगर इसी में हम एवरेज वेलोसिटी लिखते तो क्या लिखते, तो एवरेज वेलोसिटी अभी भी वही लिखेंगे, vdt अपॉन dt, है ना, सारा फॉर्मूला रिपीट हो रहा है।
ठीक है, बस फर्क इतना है कि डिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो जो काम हमने स्पीड में किया था वही काम हम वेलोसिटी में भी कर रहे होते हैं। नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ूं? हाँ ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए, जैसे आपको मैं क्वेश्चन दे दूं, एक दो क्वेश्चन करो ऐसे कि अगर मैंने आपसे क्वेश्चन बोला कि एक्स, एक्स मतलब बेटा पोजीशन। अच्छा, पोजीशन का क्या मतलब? मैं इतनी देर से पोजीशन पोजीशन कहे जा रहा हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो पोजीशन का मतलब होता है बेटा कि आपका पार्टिकल कहां पर है विथ रिस्पेक्ट टू एन ओरिजिन, आप कहां पर हो, दैट इज बेसिकली योर पोजीशन। जैसे अगर मैं शिफत ये कहता हूं कि एक्स की वैल्यू 10 मीटर, अच्छा इसका मतलब है कि बेटा ये मेरी पोजीशन है, ये मेरा डिस्टेंस होगा, ये जरूरी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट बहुत गौर से सुनो। ये मैंने आपसे बोला कि x इज इक्वल टू 10 मीटर पर मैं हूं, हाँ तो मैं जहां पर हूं वो पोजीशन मेरी 10 मीटर है। इसका ये मतलब नहीं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी इज 10 मीटर। वो डिस्टेंस 10 मीटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पता नहीं क्या बोल रहा है, खुद ही समझ रहा है ये मास्टर। बेटे मैंने आपसे ये बोला मैं यहां पर हूं, ठीक है, ये तो मतलब हुआ x इज इक्वल टू 10। अगर बच्चे मैं सीधा सीधा चल के यहां पे पहुंचा हूं, क्लियर? तो ये जो हाँ मेरी पोजीशन है वही डिस्टेंस है। अगर मैं सीधा सीधा यहां पहुंच गया हूं तो डिस्टेंस भी 10 है, हाँ डिस्प्लेसमेंट भी 10 है, मतलब पोजीशन भी 10 है, राइट? हाँ ठीक है राइट। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है शिफर कि हाँ मैं यहां से आगे गया होऊंगा, मैं किसी कहीं गया होगा और उसके बाद यहाँ पे फिर वापस लौट के आया। या तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं डायरेक्ट वहीं पहुंचू, हाँ या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं घूम के वापस आऊं। हाँ अब मुझे बताओ कि अगर मैं आगे जाके वापस आया हूं हाँ तो क्या मेरा डिस्टेंस और मेरा डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम है या अलग है दूसरे वाले केस में? डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, डिस्टेंस अलग होगा। मतलब दूसरे वाले केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया ना? हाँ बट नहीं, अगर डिस्प्लेसमेंट मैं, तो सेम, डिस्टेंस अलग अरे होगी। नहीं नहीं कंफ्यूज मत हो, आई एम नॉट सेइंग कि दूसरा वाला केस विथ रिस्पेक्ट टू पहला वाला केस, मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि ब्लू लाइन जिसमें मैंने ड्रॉ किया है, सिर्फ वो उस डिस्टेंस। पोर्शन में अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, पहले वाले रेड वाले लाइन के केस में डिस्टेंस वाज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट? बट दूसरे वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम नहीं है, इनफैक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट राइट हाँ श्रीपत? राइट। दूसरे वाले केस में भी बेटा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट आपसे कहूं तो क्या होगा? ये ब्लू वाले केस में भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है अभी भी? टेन ही है। 10 ही है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा भाई। तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट 10 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हैविंग सेड माय पोजीशन इज 10, इट डजंट मींस कि आपकी जो पोजीशन है 10 वो डिस्टेंस होगी, ये हमेशा जरूरी नहीं है। इट मे बी योर डिस्टेंस, इट मे नॉट बी योर डिस्टेंस। बट अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी पोजीशन 10 है, तो इसका मतलब है कि दैट 10 इज योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट। हाँ मैं श्योरिटी से क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरी पोजीशन 10 है तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो है, ये मुझे 100% पक्का है। बट वो मेरा डिस्टेंस है या नहीं है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, राइट? राइट। तो जब भी मैं पोजीशन वर्ड यूज करूं ना, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहां पर हूं, ये उससे मतलब पता चलता है। और मैं कहां पर हूं वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, इट मे और मे नॉट बी माई डिस्टेंस। ओके। ठीक है बेटे? तो देखिए, ये पोजीशन की वैल्यू x इज इक्वल टू, फिर वही वाली बच्चों वाली बात कि भाई पोजीशन इज इक्वल टू 4t² प्लस ऑफ 2 है। ये मेरी पोजीशन है, दिस इज माय पोजीशन, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन टाइम। आपसे मैंने दो बातें पूछ रहा हूं यहां पर, आपसे मैं पूछ रहा हूं फाइंड, पहला पार्ट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। और दूसरा पार्ट मैं इसमें पूछ रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। दो चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट विल बी माय एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टाइम फ्रॉम 0 टू टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड्स, और व्हाट विल बी माय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एग्जैक्टली एट 4 सेकेंड। दो बातें मैंने पूछी हैं आपसे। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का मतलब आपको ये पता करना होगा कि जो मेरी इनिशियल पोजीशन है t0 पर वो क्या है, और जो मेरी फाइनल पोजीशन है t4 पे वो क्या है, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा, मैं इसको थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़े तो इसलिए मैं ऐसे कर देता हूं कि थोड़ा तो कैलकुलेट करो। मतलब 2 सेकेंड्स पे मेरी पोजीशन क्या है वो निकालना पड़ेगा,
कैसे निकालेंगे शिफत? 2 सेकंड्स पे मैं अपनी पोजीशन कैसे पता करूंगा? वही से VDT अपॉन VDT से। नहीं नहीं नहीं, समझी नहीं आप। एक्स क्या चीज है यहाँ पर? एक्स क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन, यही मतलब है ना? हाँ। अब मैंने आपसे ये बोला था, 1 मिनट रुकिएगा शिफत। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला था कि आप एवरेज वेलोसिटी अगर आप लिखेंगे बेटा तो आप ऐसे लिख सकती है ना, एक्स फाइनल माइनस ऑफ एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल, मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। लिख सकती हैं बेटे? बेटे हाँ जी। ठीक है। अब ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन तो आपको चाहिए ना। हाँ। अब फाइनल पोजीशन का क्या मतलब है? द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 4 सेकंड, जो फाइनल टाइम था उस पे। और इसी तरह से पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड्स, जो इनिशियल टाइम है। राइट? हाँ। पक्की बात एकदम? ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन आप लिख सकते हैं। तो अब ये कैसे निकाला जाए इनिशियल और फाइनल पोजीशन? तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन निकालने के लिए आपको ये पोजीशन की इक्वेशन गिवन है। हाँ। इस पोजीशन की इक्वेशन में 2 रख देंगी तो इनिशियल पोजीशन निकल आएगा, और इस पोजीशन की इक्वेशन में 4 रख दीजिए तो फाइनल पोजीशन निकल आएगा। समझिए आप? हाँ, समझ गए। वेरी गुड। तो आप रखिए, तो चलिए रखते हैं। तो इनिशियल पोजीशन निकालने के लिए मैंने यहाँ पर 4 इंटू 2 का स्क्वायर कर लेना है प्लस ऑफ 2, तो ये हो जाएगा सर 18। इसी तरह से अगर मैं फाइनल पोजीशन निकाल रहा हूं तो फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2, है ना? तो ये 16 16 64 प्लस ऑफ 66 आएगा बेटा शायद। ठीक है, हाँ, 66 है। अब आपको पोजीशंस पता चल गई, तो एवरेज वेलोसिटी आप लिखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? 66 माइनस ऑफ 18 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल माइनस ऑफ इनिशियल टाइम। तो 66 में से 12 सबट्रैक्ट कर लो और इसमें से ये सबट्रैक्ट कर लो, जो भी आ जाए वो आपका आंसर है। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, dx by dt। इंस्टेंटेनियस के लिए तो हाँ बिल्कुल डिफरेंशिएशन करना है इंस्टेंटेनियस। बेटा वर्ड जब भी इंस्टेंटेनियस आ जाए उसका सीधा मतलब है डिफरेंशिएशन, और कोई दूसरा मतलब ही नहीं। ठीक है, चाहे किसी भी चीज का इंस्टेंटेनियस हो, इसका मतलब है कि वो डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का ही मतलब है डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, तो इंस्टेंटेनियस निकालिए तो आप। dx by dt 4t square plus 2 4 2 t2 minus 1 और ये कांस्टेंट है मतलब 0 8t डिफरेंशिएट करके आया मेरा हो गया डिफरेंशिएशन। हाँ 80। अब अगर मैं इसको ऊपर लिमिट dx by dt obviously this will be equal to 8t। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो 4 सेकंड्स पे निकालना है। तो 8 into 4 is equal to 32 मीटर पर सेकंड। हाँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, देखता हूं आपको कितना समझ आया। ठीक। बेटे बच्चे एक बात सुनना बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल रेस्ट में तब आती है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, हाँ। है ना? जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी आप ये कहेंगे कि पार्टिकल रेस्ट में आ गया। हाँ। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा साहब, वेलोसिटी 0 होगी तो पार्टिकल रेस्ट में आएगा। हाँ। लेकिन अगर वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो पार्टिकल रेस्ट में नहीं आएगा। हाँ। राइट? अच्छा, अब जो मैं जिस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर अभी एक दो कराऊंगा आपको, उसमें आप ये याद रखिएगा कि पार्टिकल रेस्ट में आने के बाद ये भी पॉसिबल हो सकता है कि पार्टिकल वहीं पर रुक जाए। पॉसिबल है बेटा,
कि पार्टिकल हाँ, वहां से आगे मूव ही नहीं करे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई बॉडी चल रही थी, वो ब्रेक लगा, ब्रेक लगने के बाद वो रुक गई बॉडी, अब वो रुक हाँ, गई तो वो वहां से ना तो आगे जा रही है ना तो पीछे जा रही है, वो रेस्ट में आ गई। हाँ, ठीक है, द बॉडी स्टॉप। तो ये हम्म, पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि बॉडी वहीं रुक जाए और ना तो आगे जाए ना तो पीछे जाए, ये पॉसिबल है। हाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है सर, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम्म, बॉडी रुकने के बाद फिर चले। तो अगर अच्छा, एक बॉडी रुकी है और उसके बाद फिर से चल चल रही है, तो इसका मतलब है कि जहां पर वो रुकी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर वो चलना शुरू करेगी। जैसे मैं आपको इस बात को थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ कि हम्म, फॉर एग्जांपल अगर मान लो बेटा कि मैं आपसे कहूं कि किसी बॉडी को मैंने ऊपर फेंका, हाँ, किसी भी बॉडी को अगर ऊपर फेंका, तो हाँ, बॉडी क्या करती है, ऊपर जाती है, और ऊपर हाँ, जाने के बाद एक पॉइंट के बाद फिर वो नीचे आने लगती है या नहीं। हाँ, जहां से बॉडी नीचे आना शुरू होती है, क्या आपको नहीं पता कि वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तभी वो वहां से नीचे हाँ, आती हाँ, है ना हाँ, बेटे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अभी जो मैं क्वेश्चंस अज्यूम करूंगा या क्वेश्चंस आपको अभी कराऊंगा, तो उसमें हाँ, आपको ये समझना है कि जहां पर वेलोसिटी जीरो हो वहां के बाद बॉडी रुकेगी नहीं, वहां के बाद बॉडी वहां अपोजिट, से अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। क्लियर हम्म, है? कोई दिक्कत, क्लियर, मतलब वापस लौटेगी, पलटी मार देगी, है ना। नॉर्मल शब्दों में कहूं तो पलटी मार देगी बॉडी। हम्म, ठीक है, चलिए ठीक, साहब। तो अब क्वेश्चन में क्या कराना चाह रहा हूं उस पर बात करते हम्म, हैं। मुझसे पूछा, बोला गया कि x इज इक्वल टू, x की वैल्यू वेयर x इज व्हाट, इज इट डिस्टेंस और इट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। एक बात तो मैं श्योर हूं कि x पोजीशन कह रहा हूं मैं, x इज पोजीशन, पोजीशन का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट। इट मे बी डिस्टेंस और मे नॉट बी डिस्टेंस, बट एक बात तो मैं श्योर हूं 100% इट विल ऑलवेज बी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यस, यस, अब बोला कि सर x इज इक्वल टू 40 माइनस ऑफ टी स्क्वायर। अच्छा साहब, अब हमसे कहता है कि फाइंड, अब ध्यान से सुनिएगा, हाँ, इस क्वेश्चन को सुनना पड़ेगा। अब ये इंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है, ऑल्दो अभी इंट्रेंस में बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी ये अच्छा सवाल है जो आपके दिमाग की बत्ती जलाएगा। x इज ठीक, इक्वल टू 40 माइनस ऑफ टी स्क्वायर। आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड हम्म, डिस्टेंस एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझते हैं। अब जैसे ही मैं ऐसा क्वेश्चन लिखूंगा तो बच्चा क्या करता है मैं बताता हूं आपको। बच्चा क्या अटेम्प्ट करेगा, बच्चा कहेगा ओ एक्स की वैल्यू तो गिवन है, डायरेक्ट इसमें टी की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, 4 × 3 माइनस ऑफ टी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, लेकिन तो वहाँ ये आ गया डिस्टेंस 3 मीटर से, निकालना है, है ना। अब ये सबसे पहली बात ये गलत हो गया, क्योंकि ये हम्म, क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा ये जरूरी तो जरूरी नहीं है, नहीं है ना। तो इसलिए हाँ, ये बात गलत हो गई। अब ये अगर ये बात गलत हो गई तो सर पॉइंट ये है कि सर ये कैसे हम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, अगर पोजीशन हमें गिवन है और हमसे डिस्टेंस निकालने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो शिफत, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इस बॉडी की या इस पार्टिकल की जिसके लिए ये इक्वेशन गिवन है, क्या हाँ, इस बॉडी या इस पार्टिकल की वेलोसिटी कभी जीरो हुई है या होगी, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक क्लियर? है, चलिए, तो पहले पहले आप पॉइंट समझ रही क्या करना है, क्या चेक करना चाहती हैं आप? वेलोसिटी चेक करना है, ये चेक करना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या कभी जीरो हुई है या नहीं हुई। ठीक, ठीक है, क्यों चेक करना है, क्योंकि बेटा जहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है वहां के बाद बॉडी रिटर्न होने लगता है। अगर मैं मान लो इधर जा रहा था, मेरी वेलोसिटी यहां पर जीरो हो गई, तो यहां के बाद मैं पीछे आने लगूंगा। हाँ, समझे? ठीक है, जी, बहुत बढ़िया साहब। तो ये इसके बाद मैं पीछे आने लगूंगा, ये पॉइंट है। हम्म, तो इसलिए हम चेक करेंगे वेलोसिटी क्या कभी मेरी जीरो हुई है या नहीं। तो वेलोसिटी हम जानते हैं dx/dt। हाँ, ठीक है, और dx/dt का मतलब ये हो गया कि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 4 माइनस ऑफ 2t। गलत तो नहीं बोला मैंने? नहीं, नहीं, 4 माइनस ऑफ 2t होगा, 4 माइनस ऑफ 2t, तो 4 माइनस 2t फॉर v इज इक्वल टू 0। अगर मान लो कि v अगर 0 होगा, इसका मतलब है 4 माइनस 2t हैज टू बिकम 0। टेल मी शिफत। हाँ, तो यहां से t की वैल्यू 2 सेकंड्स निकल के आएगी या नहीं, सोचो। बिल्कुल, इसका मतलब सर 2 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो गई है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो गई है। जीरो हो, इसका मतलब कि पार्टिकल ने पलटी मारा या नहीं मारा है?
बेटा अगर मारा 2 है। सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई है तो उसके बाद पार्टिकल ने क्या किया होगा? पलटी मारा है सर, पलटी समझती है ना? रिटर्न हुआ होगा। हाँ हाँ, हाँ, एज लॉन्ग एज यू आर रिटर्न फ्रॉम हो गया इंडिया वहां से आपको वो। पता है, हाँ आपको मालूम है कि पलटी का क्या मतलब है, और हिंदुस्तान में हर कोई पलटी मार रहा है आज की डेट में। तो पार्टिकल ने मार लिया तो कौन सी बड़ी बात है, तो पार्टिकल ने पलटी मारा है, इसका मतलब बेटा कि द मोमेंट पार्टिकल स्टार्ट रिटर्निंग टुवर्ड्स इट्स इनिशियल पोजीशन वेयर फ्रॉम इट स्टार्टेड, तो इसका मतलब ही हो जाता है सर कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इक्वल। पार्टिकल अगर पलटी मार दे, जाते जाते फिर लौटने लग जाए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। यहां तक बात समझ में आई हो तो बताओ। हाँ बोलो समझ आ गई। शिफत। इसका मतलब यह है सर कि हाँ मैं सर, इस आगे सिचुएशन को, समझ गई। वेरी गुड, मैं इस सिचुएशन को इस तरह से एनालाइज करता हूं कि सर ऐसा हुआ होगा कि ये बॉडी यहां से चली होगी, मतलब ये पार्टिकल यहां से चला होगा, मान लो इसको मैं ओरिजिन कह लूं, यहां से चला होगा, चलते 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 यहां तक पहुंचा होगा, और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर जैसे ही वो यहां पर पहुंचा उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई होगी, राइट शिफत? हाँ, तो अब इसके बाद और वो फिर वहां पीछे से रिटर्न लौटना हो शुरू गया। हुआ होगा, है ना, अब वो रिटर्न होना शुरू हुआ होगा। हाँ तो 3 सेकंड मतलब बाकी के 1 सेकंड में वो रिटर्न होके कहीं पहुंच गया होगा, बाकी के 1 सेकंड में वो कहां पहुंचा होगा, कहीं रिटर्न होके पहुंचा होगा। तो जहां तक वो हाँ, पहुंचा है, ये पूरा जो लेंथ है दिस विल बी योर डिस्टेंस, ये पूरा लेंथ यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा। बात समझ आ गई? डिस्टेंस। ठीक। अब यही लेंथ हमें टोटल निकालना है। तो इसमें एक बात तो मैं ये कह सकता हूं कि टिल 2 सेकेंड्स हमारा डिस्टेंस और हाँ डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, राइट और रॉन्ग? हाँ, राइट राइट। 2 सेकेंड्स तक तो सीधा जा रहा है ना, तो 2 सेकेंड्स तक डिस्टेंस और हाँ डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो हम लिखेंगे हाँ फ्रॉम, या पहला हम लिखेंगे इन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स यहां तक के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन है, तो इसमें वैल्यू पुट करिए। तो x 4 into 2 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 मीटर, राइट बेटा? हाँ। मतलब ये पूरी जो लेंथ है ये कितनी आ गई छोटी, दिस इज 4 मीटर, राइट? हाँ, नहीं समझ रही हैं आप, बोल नहीं रही हैं बस। नहीं समझ आ गया, मतलब हमने पहले डिस्प्लेसमेंट निकाला है, क्योंकि हमें पता है इतना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो सेम है। अच्छा ठीक है, बाकी आधा समझ गई डिस्टेंस मतलब निकालना है आप हमें, तो समझ गई जितना मतलब, सेम है उतना निकाला अभी हम। आप समझ गई ना? ठीक है, चलिए। जी। अब क्या करेंगे बच्चे, t इक्वल टू 3 सेकेंड, अब मैं पूरा टाइम पुट कर रहा हूं। अब क्यों पुट कर रहा हूं मैं रीजन बताऊंगा। अगर मैं t की वैल्यू 3 रख दूं इसी इक्वेशन में, तो x विल बी इक्वल टू 4 into 3 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर। हाँ देखिए तो ये जो आपने x इज इक्वल टू 3 मीटर निकाला वो क्या चीज है, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, कि आप जब लौट वॉट के कहीं भी पहुंच रहे हैं तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर। नहीं आया? मतलब ये आप नहीं जब है। जहां पहुंचेंगे ना, फिर से मैं बता रहा हूं कि आप 3 हाँ सेकेंड्स में ओरिजिन ओरिजिन से कितनी दूरी पर होंगे, तो 3 सेकेंड्स के बाद आप ओरिजिन से 3 मीटर के पोजीशन पे होंगे। Your position with respect to the origin in 3 meter will be equal 3 seconds will be exactly equal to 3 meter। ठीक। नहीं समझे? मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो हाँ, आपका डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड्स का कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर। ठीक है, मतलब ठीक आप है। जहां पर आके पहुंचे हो ना, हाँ, वो उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर है। ठीक है, ठीक ठीक। सुनना एक बात, आप गए कितना थे, 4 मीटर। हाँ आप गए कितना थे, 4 मीटर। हाँ। तो एक बात सोचो कि 1 सेकेंड्स में कितना लौटे होगे आप, 1 सेकेंड्स में कितना लौटे होगे, तो गए हो 4 मीटर, तो ये टोटल लेंथ 4 होना चाहिए, और ये 3 है, तो ये 1 मीटर लौटे हो या नहीं, सोच के देखो। हाँ, 1 मीटर लौटी हूँ मैं। हाँ। तो इसका मतलब डिस्टेंस आपका कितना हुआ, तो डिस्टेंस की वैल्यू हो गई आपकी 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, ठीक। अच्छे से समझो, एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं।
हो गया। ठीक है, जैसे इसी में थोड़ा सा डेटा में वेरी करके क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। x इज इक्वल टू मान लीजिए कि 6t माइनस ऑफ टी स्क्वायर। 60 माइनस 50 स्क्वायर, ठीक है। पहला वाले क्वेश्चन में क्या था डेटा, क्या लिखा था पहले वाले 40 क्वेश्चन? 4t माइनस ऑफ टी स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो इसमें आपको बताना फाइंड डिस्टेंस इन t इक्वल टू मान लीजिए 4 सेकंड्स कह लेता हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें पोजीशन की इक्वेशन में माइनस साइन हो, हाँ तो पोजीशन की इक्वेशन में अगर माइनस साइन है तो एक बात बहुत मतलब क्लियर है बेटा कि वेलोसिटी कभी ना कभी तो जीरो होगी, और जहां पर जीरो होगी वहां से पार्टिकल क्या करेगा, पलटी मारेगा। पलटी मारेगा, ठीक है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 60 माइनस ऑफ टी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी जीरो होगी। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी निकालेंगे, दैट वुड बी dx by dt, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ 2t, राइट। तो हाँ 6 माइनस ऑफ 2t अगर हम करेंगे तो 6 माइनस ऑफ 2t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकंड। इसका मतलब है वेलोसिटी कितनी देर के बाद जीरो हो गई, 3 सेकंड्स के बाद। ठीक है, क्लियर है। हाँ इसका मतलब है कि 3 सेकंड्स तक पार्टिकल सीधा चला होगा और उसके बाद रिटर्न होने लगा होगा। क्लियर। तो हाँ 3 सेकंड्स तक का जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इक्वल होगा बेटा। हाँ बिल्कुल। मतलब सिचुएशन ये होगी कि यहां से चला ओरिजिन से 3 सेकंड्स तक आगे गया और उसके बाद फिर पीछे लौटने लगा। ठीक है, और लौटा होगा कहीं तक पहुंचा होगा। तो 3 सेकंड्स तक t इक्वल टू 3 सेकंड्स तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो आपने क्या करना है, पहले हम t इक्वल टू 3 सेकंड्स में डिस्टेंस फाइंड कर लें, हाँ और 3 सेकंड्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो x को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस ऑफ 9। तो 18 माइनस ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 9 मीटर। 9 मीटर, हाँ। ठीक है, ये तो हमने 3 सेकंड्स का निकाल लिया, हमें निकालना कितना है, 4 सेकंड्स। 4 तो सेकंड, अब क्या करो, अब 4 सेकंड में इन t इज इक्वल टू 4 सेकंड, अब 4 सेकंड में 4 सेकंड फिर से इसमें पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या होगी, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर। हाँ तो 24 माइनस ऑफ 6 मतलब कितना हो गया, 8 मीटर। हाँ नहीं आई बात समझ में। ये नहीं 8 आपने मीटर डिस्टेंस, ये 8 मीटर डिस्टेंस है 4 सेकंड्स के बाद। जी जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से बताइए। क्योंकि हमने टी 4 सेकंड वो निकाला है जो हमें क्वेश्चन में दिया है, ताकि हम बाकी वो निकाल सके डिस्टेंस। हाँ बेसिकली, हाँ ये जो हमने निकाला है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये आपकी फाइनल पोजीशन है, ये हाँ आपकी इनिशियल पोजीशन है, तो ये आपका बेसिकली 8 मीटर है। हम्म समझे, ये टोटल कितना है, 9 मीटर, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8 मीटर। इसका मतलब आप लौट के कितना आए हो, तो आप लौट के आए हो 1 मीटर। 9 + 1 10 है, 10 है डिस्टेंस। हाँ, तो डिस्टेंस हो गया आपका 10 मीटर। अब आपको समझ में आया कैसे टैकल करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, डन बेटे। डन। ठीक है, अब आते हैं फिर से अगले टर्म पे। ये तो हो गया सर हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन हो तो उससे अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ये सब अपने को समझ में आ गया। तो अब वी मूव टू द नेक्स्ट व्हिच इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन सिंपल सिंपल सी बात है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि ये इनिशियल वेलोसिटी है मेरी, ये फाइनल वेलोसिटी है, एट टाइम t इनिशियल माय वेलोसिटी वाज v इनिशियल एंड एट टाइम t फाइनल माय वेलोसिटी बिकम्स v फाइनल। तो इस केस में अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो सिंपली एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस ऑफ t initial, डेल्टा वी अपॉन that is डेल्टा equal to delta v upon delta t। बिल्कुल सही बात। and this acceleration that we have got is average acceleration, इसी को हम एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे, है ना बेटा। इसी में सर दो बातें होती हैं कि इफ योर फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी तो हम कहेंगे कि बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, दैट इज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। लेकिन इसी में अगर फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी तो हम कहेंगे बॉडी रिटार्ड कर रही है, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन हम कह लेते हैं इसको।
रिटार्डेशन और डिसेलेरेशन का बेसिक मतलब होता है कि व्हेन द पार्टिकल और द बॉडी मूव्स विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो दैट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन और डिसेलेरेशन। क्लियर? हाँ ठीक है, चलिए दूसरी बात, इसी में अगर बच्चे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना हो तो क्या करेंगे हम, ये जो डेल्टा है उसको हम डी से रिप्लेस कर देंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे डीवी बाई डी टी। राइट है बेटा? राइट। ठीक। अब इसके बाद आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। अब इसी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को देखो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, मैंने आपको एक चेन रूल बताया था इफ यू रिमेंबर, इसको मैं dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर सकता हूं। हाँ मेरी मर्जी, मैं जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसी से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैथमेटिकली तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसको मैं ऐसे कह सकता हूं dx बाई dt मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dx, ऐसा लिख सकता हूं। हाँ तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं v dv बाई dx। डिड यू अंडरस्टैंड? मतलब ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को यू कैन राइट आइदर इन टर्म्स ऑफ टाइम और यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। आप एक्सेलरेशन को टाइम के टर्म्स में भी लिख सकते हो और बोलो ना एक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन के टर्म में भी लिख सकते हो, है ना? अब ये कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, दैट डिपेंड्स। कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में गिवन है तो आप ये वाला यूज करेंगे टू गेट द एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी आपको एक्स के टर्म्स में गिवन है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे टू फाइंड द एक्सेलरेशन। समझे? ठीक है, इसको नोट करिए। एक मिनट बस। हो गया बच्चे? हाँ नोट कर लिया ना आपने? हाँ कर लिया। ठीक है, तो अब एक छोटा सा सवाल जल्दी से। हाँ। मान लीजिए v की इक्वेशन बच्चे मैंने लिखा है 2t स्क्वायर प्लस ऑफ 4, दिस इज द इक्वेशन फॉर v। आपको दो चीजें फाइंड करनी है। फाइंड पहला एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, और दूसरा आपने फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, ये दो एक्सेलरेशंस यू हैव टू फाइंड आउट। Average acceleration dv upon dt. हो गया? हम्म। हो गया? कैसे निकाला आपने एवरेज एक्सेलरेशन? dv upon dt करके निकाला है। नहीं मेरे लाल, एवरेज के लिए डीवी अपॉन dt करते हैं या इंस्टेंटेनियस के लिए डीवी अपॉन dt करते हैं? मैं हाँ सॉरी, एक मिनट। अगर आप एवरेज निकाल रहे हो तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैंने क्या डेल्टा मतलब v बताया था upon आपसे, डेल्टा v टी। फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस ऑफ t इनिशियल। ठीक है। अब v की आपको इक्वेशन गिवन है, हाँ तो v फाइनल की वैल्यू निकालिए और v इनिशियल की वैल्यू निकालिए। फाइनल का मतलब कि फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी है, और एक में 1 रखेंगे। हाँ हाँ तो रखिए। तो v फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4, हाँ एक तो 18×4=22 मीटर पर सेकेंड। और v इनिशियल की वैल्यू आप लिखेंगे तो लिखेंगे आप 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 4 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन आपका कितना हो गया, 22 माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब इससे जो भी सॉल्व करके आ जाए।
इसी में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, dv by dt। हाँ इसका dv by dt अगर आप करें तो dv by dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एज इट इज रहेगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हाँ और 4 का डिफरेंशिएशन 0। तो 40 आता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ, है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैंने एक्सेलरेशन देखें आप इंस्टेंटेनियस तो निकाल 40 आ लिया। जाएगा जी। मैंने पहले इंस्टेंटेनियस निकाल लिया, वो मुझे कोई नहीं, ठीक है, फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं। तो इंस्टेंटेनियस निकालना कितने पे, 3 सेकंड्स पे, तो 4 into 3 is equal to 12 मीटर पर सेकंड। हाँ ठीक है, हाँ। चलिए तो इसको नोट करिए, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 11 बजे फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही कर लिया था। हाँ, इसको नोट कर लो तुम। ठीक। हो गया शिफत? हाँ हो गया। तो फिर ब्रेक लो ना, ठीक है। तुम भी यार, तू भी थकती नहीं है पढ़ते पढ़ते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं 11 बजे। ठीक।